देखिए हिंदी के पहले भाग मैंने आपको इसमें करा दिया है, वर्णमाला भी आपकी मैंने करा दी है। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण और इसमें आपका जितने भी है हिंदी से जितने भी क्वेश्चन हैं पहले मैंने इसमें करा दिए हैं पहले भाग में। ठीक है, ये भी करा दिया है मैंने पहला भाग में। ठीक है, आपका वर्णमाला भी हो गई, आपका स्वर भी हो गए। ठीक है, और इसमें आपका व्यंजनों का वर्गीकरण भी हो गया। ठीक है, और आपका इसमें शब्दों का भेद भी हो गया है पहले भाग में आपका। ठीक है, इसमें आपका और अगर बात करें तो इसमें आपका विकारी और अविकारी शब्द भी हो गए हैं आपके। ठीक है, सर्वनाम के भेद भी करा दिए हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जो भी है आपकी मैंने इसमें सारे आपको करा दिए हैं पहले भाग में। ठीक है, आप इसको देख लीजिए क्रिया। ठीक है, धातु क्रिया मैंने सभी करा दिए हैं पहले उसमें आपके। ठीक है, इसमें आपका पहले भाग में मैंने आपका विकारी अविकारी शब्द भी करा दिए। ठीक है, और इसमें आपका संबंध बोधक हो गया, आपका लिंग भी करा दिया है। ठीक है, मैंने आपका पहले भाग में लिंग भी करा दिया था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको मैंने सब करा दिए हैं। वचन भी आपका मैंने इसमें करा दिए हैं। ठीक है, और इसमें आपके कारक विभक्ति मैंने करा दिए हैं। ठीक है, इसमें आपके वाक्य भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, वाक्य का करा दिया है मैंने पहले भाग में आपको। ठीक है, और इसकी बात करें तो विराम चिन्ह भी मैंने इसके पहले भाग में करा दिए हैं। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे प्ले लिस्ट दी हुई है। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पहला भाग जरूर देखें। उसके बाद आपको उससे पहले अगर देखना चाहते हैं उसका पहला भाग देख लीजिए। ठीक है, उसमें सारा मैंने करा दिया है हिंदी का जितने भी क्वेश्चन वहाँ से आपके बनते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके भाग 2 की। देखिए भाग 2 में जितना भी हमारा बचा है आज हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हम जल्दी करा रहे हैं, आपकी जितना भी आपका सब कवर हो जाए यूपी प्रेसी वीडियो के लिए हम मोस्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन हैं आपके इसी में से बनते हैं हिंदी के जितने भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे काल से। देखिए काल क्या होता, काल मतलब काल की बात करें तो काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल की अगर बात करें तो इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभव वर्तमान। ठीक है, अब बात करें भूतकाल की। देखिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं आपके, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमद भूत। ठीक है, बात करें तीसरे भविष्य काल की तो भविष्य काल के आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके काल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें समास की। देखिए समास क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है आपका, संक्षिप्त करना। ठीक है, अगर बात करें 2 शब्दों से मिलकर बने या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्दों को कहते हैं हम समास कहते हैं। ठीक है, समास के भेद की बात करी जाए तो समास के 6 भेद होते हैं आपके। पहला होता है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा होता है आपका कर्मधारय समास, चौथा होता है आपका द्विगु समास, 5वां होता है आपका द्वंद्व समास, छठा होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखिए पहला बात करें अव्ययीभाव समास की तो अव्ययीभाव समास का पहला पद मतलब पूर्व प्रधान होता है इसमें पहला पद। ठीक है, पहचान क्या करेंगे, पहला पद में उपसर्ग क्या होता है आपका अनु आप्रति, इसमें उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है, जैसे शब्द बनते हैं आपके प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूर्व पद प्रति है और उत्तर पद क्या है यहाँ पर दिन है। तो ठीक है, प्रत्येक दिन का मतलब क्या हो गया, प्रतिदिन का प्रत्येक दिन। ठीक है, ऐसे ही बात करें आजन्म की तो यहाँ पर उपसर्ग की बात, पूर्व पद क्या है यहाँ पर आ है। ठीक है, और उत्तर पद क्या है यहाँ पर जन्म। ठीक है, तो आजन्म का मतलब क्या हो गया, जन्म से लेकर। ठीक है, अब बात करें तत्पुरुष समास की तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह छुपे रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह छुपे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें गगनचुंबी। ठीक है, तो इसमें गगनचुंबी का मतलब क्या होता है, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर को का क्या है आपका कारक चिन्ह जो है को छिपा हुआ है किसमें, गगनचुंबी में। ठीक है, तो गगन को चूमने वाला क्या हो गया आपका कर्म, मतलब यहाँ क्या हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर हो गया कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अब बात करें करुणापूर्ण। देखिए करुणापूर्ण क्या होता है, करुणा से पूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका से जो है, ठीक है, से यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है,
कारक छुपा हुआ है। ऐसे ही आगे आता है आपका देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर के लिए आपका कारक चिन्ह का छुपा हुआ है। जैसे धनहीन, तो यहाँ पर धन से हीन, ठीक है, धनहीन। जैसे राग पुत्र, ठीक है, तो राजा का पुत्र, ठीक है, का यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है। पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में है जो उत्तम, ठीक है, तो यहाँ पर आपका में क्या है, कारक चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। अब बात करें कुछ, देखिए अन्य पुरुष तत्पुरुष के भेद क्या होते हैं, देखिए कुछ अन्य तत्पुरुष के भेद हैं। न तत्पुरुष पूर्व पद में क्या होता है आपका, निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द इसमें आते हैं। जैसे अन न गैर इसमें लगे होते हैं, ठीक है। जैसे अधर्म, ठीक है, तो यहाँ पर अधर्म का मतलब क्या हो गया, न धर्म, ठीक है, न धर्म। अनावश्यक, ठीक है, न आवश्यक, ठीक है, जो चीज़ न आवश्यक हो। गैर वाजिब, न वाजिब, ठीक है। अनिष्ट, न निष्ठ, ठीक है, तो क्या होता है वो आपका इस तरीके से भी इसमें शब्द आते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका पूर्व पद में क्या लगता है, निषेधात्मक सूचक शब्द लगे रहते हैं, ठीक है। आगे बात करें कर्मधारय समास के, देखिए कर्मधारय समास की अगर बात करें, जिसका पहला पद क्या होता है, विशेषण, तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक है। एक पद उपमान, दूसरा पद क्या होता है, उपमेय होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है। देखिए विशेषण की अगर से बात करें तो विशेषण क्या बताया था मैंने आपको, जिसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण बताते हैं। विशेष्य की बात करें, जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो विशेष्य होता है, ठीक है। जैसे कि बात करें कर्मधारय समास की, नील गगन, ठीक है, तो नील गगन क्या हो गया आपका, नीला है जो गमन, नीला है जो गगन, ठीक है। दुरात्मा, ठीक है, दुरात्मा का क्या होता है आपका, बुरी है जो आत्मा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो इसमें आपका कर्मधारय समास में मतलब छिपा रहता है, ठीक है। कारक क्या छिपा रहता है आपका, है जो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उपमेय, ठीक है। उपमेय क्या होता है, उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए। उपमान, जिसकी उपमा की जाए, ठीक है। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान क्या होता है, जिसकी उपमा की जाए, ठीक है। जैसे बात करें कनक लता, कनक के समान लता। जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। ऐसे ही आगे बात करें द्विगु समास की, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें आपका संख्यावाचक समास बोलते हैं। इसमें पहला पद, ठीक है, संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होता है द्विगु समास में, पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे आपका त्रिफला, ठीक है, तीन फलों का समाहार, ठीक है, क्या हो गया आपका, त्रिफला हो गया। पंचवटी यानी कि पांच बटों का समाहार, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, पंचवटी हो गया। नवग्रह मतलब नौ ग्रहों का समाहार, ठीक है, तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से जहाँ भी संख्या दी जाती है वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह जो और को दर्शाता है। मतलब योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह जो क्या है और को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि बात करें दोनों और क्या होता है, एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह क्या है, जैसे राम लक्ष्मण, ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है आपका, योजक चिन्ह लगा रहता है और को दर्शाता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। माता पिता, माता और पिता, ठीक है। तो इस तरह के जहाँ भी शब्द आते हैं वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें, देखिए दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, मतलब 10 है आनंद जिसके मतलब कौन हो गया, वो रावण हो गया, ठीक है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कौन हो गया, विष्णु, ठीक है। एक दंत, ठीक है, एक है दांत जिसका, अर्थात कौन हो गया, वो गणेश, ठीक है। दोनों शब्द क्या मिलकर बना रहे हैं, आपका तीसरा अर्थ बना रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अगला देखते हैं आगे संधि। देखिए संधि की अगर बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती है आपकी, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। स्वर प्लस स्वर, देखिए स्वर प्लस स्वर। देखिए दीर्घ संधि, स्वर संधि में 5 प्रकार कौन कौन सी होती है आपकी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। दीर्घ संधि की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करें अक सर्वणे दीर्घ,
देखिए दीर्घ संधि क्या होती है, इसमें नियम होता है आपका, इसकी नियम की अगर बात करें तो इसमें आपका ए आ क्या हो जाते हैं आपके, आ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे परम अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए प्लस ए, ठीक है, तो क्या हो गया आपका आ हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ हो गया। देखिए ई या ई आए तो इसके बाद क्या हो जाता है आपका ई हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है ई या ई आए तो आपका क्या हो जाता है ई हो जाता है। जैसे यहाँ पर कवि इंद्र, ठीक है, यहाँ पर ई आया है और यहाँ पर ई, ठीक है, ई और आपका ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, ठीक है, तो यह क्या होगा आपका कविंद्र हो गया, ठीक है, यहाँ पर ई हो गया। ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं आपके ऊ हो जाते हैं। जैसे लघु उर्मी, ठीक है, क्या हो जाते हैं ऊ हो जाते हैं, ठीक है, जैसे लघु उर्मी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऊ आया है, ठीक है, और यहाँ भी आपका ऊ आया है, ठीक है, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएंगे आपके ऊ हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही रीरी को मिलकर क्या हो जाता है आपका रीरी हो जाता है, ठीक है, होत्राकार, ठीक है, होत्रकार, ठीक है। अगला आता है आपका गुण संधि। देखिए गुण संधि में क्या होता है आपका ए या ए आ या ई क्या हो जाता है आपका ए हो जाता है, ठीक है, जैसे देवेंद्र, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए और ए से क्या होगा आपका देवेंद्र, ठीक है, उसके बाद ई आया तो उसका ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका आ प्लस ऊ से औ हो जाता है, ठीक है, जैसे चंद्रोदय, चंद्र है उदय, ठीक है, चंद्र प्लस उदय। ऐसे ही ए या आ रीरी आए तो आपका क्या हो जाएगा अर हो जाएगा, ठीक है, जैसे महर्षि, महा प्लस ऋषि, ठीक है। अब वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में क्या होता है आपका ए आ के बाद अगर ए आए तो आपका अय हो जाता है, ठीक है, जैसे तदेव, ठीक है, तो तत्र प्लस एव। ऐसे ही ए या आ के बाद ओ और ओ आए तो आपका औ हो जाता है, जैसे बनोस्त्र, ठीक है, बन औस्त, ठीक है, तो बन प्लस औषधि, ठीक है, हो जाएगा आपका बनौषधि, ठीक है। अगला आता है आपका यण संधि। यण संधि में क्या होता है आपका देखिए स्वर के बाद असमान स्वर आए तो वहाँ वही स्वर न हो, मतलब वही अक्षर स्वर न हो, ठीक है, जैसे ई असमान स्वर मतलब ये आएगा, ठीक, इसका क्या हो जाएगा आपका असमान स्वर आए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा, जैसे यद्यपि यदि प्लस अपि, ठीक है। ऐसे ही ऊ या ऊ और असमान स्वर आए तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका ब हो जाता है, जैसे आपका स्वागत, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका सु प्लस आगत, ठीक है, सु प्लस आगत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका स्वागत। ऐसे ही रीरी के बाद असमान अगर स्वर आ रहा है तो वहाँ पर आपका री हो जाएगा, जैसे धृतांश, ठीक है, धृतांश का क्या होगा धृत प्लस अंश, ठीक है। असमान स्वर का अर्थ क्या होता है कि असमान स्वर का अगर अर्थ की बात बताऊं तो असमान स्वर का अर्थ होता है जो स्वर पद में पहले आ चुका हो, ठीक है, वो न आकर दूसरा कोई स्वर आए, ठीक है, जो पहले आ चुका हो उसके बाद दूसरा कोई स्वर आए तो वहाँ पर असमान स्वर होता है, ठीक है। आगे बात करें अयाधि संधि की। अयाधि संधि क्या होती है देखिए अयाधि संधि में क्या होता है आपका इसमें ए के बाद असमान स्वर आए, ठीक है, जैसे ए आया तो क्या हो जाएगा आपका आया हो जाएगा। ए के बाद अगर असमान स्वर आए तो आपका आय हो जाएगा। ओ के बाद अगर असमान स्वर आए तो आपका अब हो जाएगा। औ के बाद अगर असमान स्वर आए तो आपका आप हो जाएगा, ठीक है, जैसे नयन, ठीक है, तो ने प्लस अन, ठीक है, गे प्लस अक क्या हो जाएगा गायक, श्रे प्लस अन क्या हो जाएगा श्रावण, ठीक है, धो प्लस अक क्या हो जाएगा आपका धावक, ठीक है। अब बात करें व्यंजन संधि की। देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है इसमें आपके क्या होते हैं देखिए च ज ज ट न संधि में आए तो आधे अक्षर का क्या हो जाता है आपका तय कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर इस प्रकार के आधे अक्षर आ रहे हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं तय कर देते हैं, ठीक है, जैसे सचित्र तो सत प्लस चित्र हो जाएगा, ठीक है, सज्जन सत प्लस जन हो जाएगा। लट्टिका तो क्या हो जाएगा लट प्लस टीका, ठीक है। जगन्नाथ तो क्या हो जाएगा जगत प्लस नाथ हो जाएगा, ठीक है, वहां पर हम क्या लगा देंगे तय लगाते चले जाएंगे, ठीक है। उल्लास उत प्लस लास हो जाएगा, ठीक है, जहां पर तय आ जाए तो वहां पर क्या कर देते हैं जहां पर तय आ जाए तो वहां पर दय कर देते हैं, ठीक है, जहां पर तय आ जाए तो वहां पर हम दय कर देते हैं। जैसे उत्थान, ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा उद प्लस थान, ठीक है। जैसे सत्कर्म आ जाए तो वहां पर क्या करेंगे हम सद प्लस कर्म कर देंगे, ठीक है।
देखिए वर्ग के पहले अक्षर कै च टे तै पै, वर्ग के तीसरे अक्षर गै जै ड़ै दै, वर्ग के पांचवें अक्षर अगर ये आए तो उसके बाद क्या करेंगे हम, चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या चेंज करेंगे, देखिए अगर वर्ग के पहले अक्षर आ रहे हैं तो वहाँ पर रै ड़ै में कर देंगे पांचवें अक्षर को। यदि देखिए पहले को तीसरे से चेंज कर देंगे। ठीक है, पहले को तीसरे वर्ग से हम चेंज कर देंगे। ठीक है, पहले को तीसरे से और पहले को पाँच, यदि तीसरे वर्ण का आए तो पहले वर्ण हो जाते हैं, यदि पाँचवें आए तो पहले वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जगदीश। ठीक है, तो जगदीश का जो होगा संधि विच्छेद क्या होगा आपका, जगत प्लस ईश। ठीक है, बागीश का क्या होगा आपका, बाक प्लस ईश। ठीक है, तो बागीश हो जाएगा। पणास। ठीक है, तो यहाँ होगा पट प्लस मास। ठीक है, सुबंत का हो जाएगा शुभ प्लस अंत। ठीक है, देखिए अगर जहाँ पर तय या दै के बाद स हो तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, तय और दै का च कर देंगे और स का हम छ हो जाता है। ठीक है, जैसे सच शास्त्र। ठीक है, तो यहाँ जो होगा इसका सत प्लस शास्त्र। ठीक है, उच्छित। उच्छित का क्या हो जाएगा आपका, उत प्लस शिष्ट हो जाता है। ठीक है, उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। उत प्लस शिष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं हो तो उसका चेंज क्या करते हैं हम, अनुनासिक में करते हैं। ठीक है, मैं हो तो उसका हम अनुनासिक में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे संकल्प आया। ठीक है, तो संकल्प का क्या होता है आपका, संकल्प। ठीक है, किम प्लस चित्त क्या हो जाएगा आपका, किंचित। ठीक है, अगर स के पहले आ छोड़कर कोई भी स्वर हो तो क्या करते हैं हम, स को स में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे निषिद्ध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निषिद्ध। ठीक है, युधि प्लस स्तर तो क्या हो जाएगा आपका, युधिष्ठिर। ठीक है, तो यहाँ पर स चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर च छ हो तो उसका हम छ में हटा देते हैं। ठीक है, च छ हो तो उसका हम छ हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में छ से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे परिच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका च हट जाएगा तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा का, परि प्लस छेद। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बात करें लक्ष्मी छाया। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी और च आपका हट गया तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी छाया। ऐसे ही विच्छेद। विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, यहाँ पर च हट जाएगा, बी प्लस छेद। ठीक है, चलिए आगे बात करें विसर्ग संधि की। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या आता है आपका, ओ का विसर्ग, मतलब ओ का विसर्ग कर देते हैं। ठीक है, ओ के बाद स घोष य व र ल हो तो हम विसर्ग कर देते हैं। ठीक है, देखिए अंधो वस्त्र। ठीक है, अंधो वस्त्र का क्या हो गया आपका, यहाँ पर बै के बाद क्या कर देंगे, बै हटा देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, अंध और आपका विसर्ग लगा देंगे और वस्त्र इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मनोकूल। ठीक है, मन प्लस कूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ओ हट गया। ठीक है, यहाँ पर आपका ओ हट गया। ठीक है, ऐसे ही यशोदा, यहाँ पर भी आपका ओ हट गया, यश प्लस दा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ओ हट गया, मन प्लस विकार। ठीक है, देखिए स हो तो इसका हम विसर्ग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पर भी अगर स हो तो उसका हम क्या कर देते हैं, विसर्ग कर देते हैं। ठीक है, जैसे निश्चल। ठीक है, यहाँ पर स आया है। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर हम विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही स आया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हम लगा देंगे, दू प्लस ट हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। यहाँ पर विस्तार में स आया है तो बी मतलब यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे और उसका तार उसका विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, यहाँ पर स हटा देंगे और उसके बाद हम विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, न में कार। ठीक है, अगर स इस तरीके से आधे वाले विसर्ग हों तो क्या करते हैं, देखिए तो हम क्या करेंगे, तो उन सबको भी हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर भी आपका स हट जाएगा। ठीक है, दुस्सील। ठीक है, तो क्या होगा, दू प्लस सील। ठीक है, निसंदेह। ठीक है, नी विसर्ग और संदेह। ठीक है, आधे अगर र को हटाकर क्या करते थे हम, देखिए कहीं पर अगर आधे र आ रहा है तो वहाँ पर भी हटाकर क्या कर देते हैं हम, विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, जैसे निर्गुण। ठीक है, तो यहाँ पर र हटा दिया, उसका क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर विसर्ग लगा दिया, नी गुण। ठीक है, दुर्गम, तो यहाँ पर भी आपका र हट जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, दू और आपका विसर्ग कर हो जाएगा, उसका गम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निराशा। ठीक है, तो यहाँ पर नी र हटा देंगे और यहाँ पर विसर्ग लग जाए तो क्या हो जाएगा, निराशा का नी प्लस आशा। ठीक है, देखिए ऊ
या ऊ के बाद अगर रह हो तो हम क्या करते हैं, ई ऊ को ई ऊ में चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नीरज, ठीक है, तो मात्रा यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग गया, नी प्लस रज, ठीक है, नी प्लस रज। नी रोग, ठीक है, तो नी विसर्ग रोग, ठीक है। नी प्लस नीरव, तो नीरव का भी नी मात्रा चेंज हो गई, ठीक है, नी रव, ठीक है। तो यहाँ पर भी ई को हम ई में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और ऊ को ऊ में चेंज कर देते हैं अगर रह हो तो, ठीक है। ई या ऊ के बाद अगर रह हो तो, ठीक है। देखिए स्वर विसर्ग की अगर बात करें, स्वर हो मतलब स्वर विसर्ग और प्लस स्वर हो तो विसर्ग हटा देते हैं, ठीक है। स्वर विसर्ग हो प्लस स्वर हो तो हम विसर्ग हटा देते हैं, ठीक है। जैसे अतएव, ठीक है, तो यहाँ पर आपका विसर्ग हटाया, केवल इसका क्या हो जाएगा आपका अतएव, ठीक है। यह शिक्षा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका केवल विसर्ग हट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये यह शिक्षा, ठीक है। अगर बात करें ए या आ के बाद विसर्ग के बाद कै और आपका ख या फे आए तो विसर्ग नहीं हटाता है, ठीक है, नहीं हटता है, सेम हम लिखते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम सेम लिखते हैं, ठीक है। जैसे प्रातःकाल, ठीक है, तो प्रातःकाल का क्या होगा आपका प्रातःकाल ही हो जाएगा। मन क्यात, ठीक है, तो मन क्यात का क्या हो जाएगा आपका मन, ऐसे ही लिख देंगे, केवल हम विसर्ग इसमें लगा रहने देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करें उपसर्ग की। देखिए उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग होता है मूल शब्द के जो आगे जोड़े जाएं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। मूल शब्द के जो आगे जोड़े जाएं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं आपके ए, अब, उप, अप, अपि, अभि, अति, अंधी, अनु, सम, सु, नी, वि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति क्या होते हैं आपके उपसर्ग होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रहार, ठीक है, तो प्रहार में क्या हुआ यहाँ पर प्र आपका उपसर्ग जुड़ा है और आपका हार क्या है यहाँ पर मूल शब्द है, ठीक है। हार क्या है यहाँ पर आपका मूल शब्द है, ठीक है। देखिए एक शब्द में दो उपसर्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। एक शब्द में क्या हो सकते हैं, दो उपसर्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित में क्या आपका प्रति, तो यहाँ पर क्या है प्रति प्लस आशा प्लस इत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है उपसर्ग प्रति आशा प्लस इत, ठीक है। तो यहाँ पर आपके उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका अप्रत्याशित। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे अ आपका क्या हो गया, एक हो गया अलग, ठीक है, अ उपसर्ग हो गया। प्रत्याशित में क्या आपका प्रति प्लस आतिश में क्या हो गया प्रति आशा प्लस इत, यानी कि यहाँ पर उपसर्ग क्या है प्रत्यय भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्रत्यय भी एक उपसर्ग है, ठीक है। देखिए पीछे जो शब्द बचे उसका अर्थ जरूर निकालना चाहिए, मतलब जो पीछे शब्द बढ़ते हैं उसका अर्थ हमें जरूर निकालना चाहिए, ठीक है। जैसे निर्बल, निर प्लस बल, दुशासन, दुष प्लस शासन, ठीक है। अभ्यास, अभि प्लस आस, अत्याधिक, ठीक है, अत्याधिक, अति प्लस अधिक, ठीक है। जो शब्द बचते हैं उनका अर्थ भी हमें जरूर निकालना होता है उपसर्ग में, ठीक है। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय की अगर बात की जाए तो प्रत्यय जो शब्द मूल शब्द के पीछे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्यय का भेद क्या होता है, प्रत्यय के भेद होते हैं आपके कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। धातु के उस अंत में जो जुड़े उसे हम कृदंत कहते हैं, ठीक है। धातु को छोड़ शेष शब्द में जो लगे उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका संज्ञा विशेषण, शेष शब्द क्या होते हैं आपके संज्ञा विशेषण में जो लगते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें भलाई, तो भला प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगा है आपका लास्ट में क्या लगा है आई प्रत्यय, देखिए यहाँ पर जो लगा आपका आई प्रत्यय लगा है, ठीक है। घुमक्कड़, तो घूमना प्लस अक्कड़, यहाँ पर लास्ट में प्रत्यय लगा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एक शब्द में दो प्रत्यय भी होते हैं, ठीक है। जैसे समझदारी, ठीक है, तो इसमें क्या आपके समझदारी में क्या है आपके समझ प्लस दार प्लस ई, ठीक है। तो आपका दार प्लस ई क्या है, इसमें दो प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें रस की। देखिए रस क्या होते हैं, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका आनंद होता है, ठीक है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। काव्य की आत्मा किसे माना गया, तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है, ठीक है।
देखिए रस के अंग की अगर बात करें तो रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका स्थायी भाव, इसमें क्या होता है, प्रधान भाव, मुख्य भाव की रति जुगसा का। देखिए स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है आपकी, 9 होती है, ठीक है। रस का आधार इसे ही कहते हैं, ठीक है, स्थायी भाव को ही रस का आधार कहते हैं, ठीक है। देखिए बाद के आचार्यों ने 2 स्थायी भाव और जोड़ दिए, ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, 9 हो गए हैं, ठीक है। कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं, ठीक है। अब बात करें विभव की। देखिए विभव क्या होता है, स्थायी भाव का जो जागन मतलब जाग करता है, करने का उद्दीपन होता है, उसे करने वाले कारणों को विभव कहते हैं, ठीक है। विभव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाग और उद्दीपन विभाग, ठीक है। विभाग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाग और उद्दीपन विभाग। देखिए आलम्बन विभाग क्या होता है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होता है, ठीक है, क्या होता है, जागृत होता है। उद्दीपन विभाग क्या होता है, जागृत हुए स्थायी भाव को और उद्दीपक प्रबल करे, उसे कहते हैं हम उद्दीपन विभाव कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें अनुभाव की। देखिए अनुभाव की अगर बात करें तो अनुभाव आपका मनोगत व्यवहार को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं, ठीक है। अनुभावों की संख्या कितनी है आपकी, 8 मानी गई है, ठीक है। कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है, ठीक है। संचारी भाव की अगर बात करें, संचारी व्यभिचारी की, तो मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। मन में वैभव करने वाले भावों को कहते हैं हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है आपकी, 33 मानी गई है, ठीक है। कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। रस के कितने भाग हुए आपके, 4, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी या विभाचारी भाग, ठीक है। अब बात करें रस के प्रकार की। देखिए रस के प्रकार की अगर बात करें, रस और स्थायी भाव क्या होता है। देखिए श्रृंगार रस में क्या होता है, स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, ठीक है। इसमें इसे रसराज या रसपति भी कहते हैं, किसे, श्रृंगार रस को, ठीक है। श्रृंगार रस में क्या होता है आपका, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार इसके होते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करें, पहला श्रृंगार रस हो गया, ठीक है, रस की बात करें स्थायी भाव की। देखिए दूसरा होता है हास्य रस, ठीक है। हास्य रस में क्या होता है, हास्य का भाव प्रकट होता है, ठीक है। काय का स्थायी भाव प्रकट होता है, हास्य का। करुण रस में आपका शोक का भाव प्रकट होता है, स्थायी भाव काय का होता है, इसमें शोक का भाव प्रकट होता है, ठीक है। वीर रस में आपका उत्साह का स्थायी भाव प्रकट होता है, ठीक है। रौद्र रस में आपका क्रोध का स्थायी भाव। भयानक रस में आपका भय का। बीभत्स रस में आपका जगुस्सा या घृणा का। अद्भुत रस में आपका आचार्य विस्मय का। शांत रस में आपका सम या निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है। बात्सल्य रस में आपका जो स्थायी भाव होता है आपका बात्सल्य या रति होता है, ठीक है। भक्ति रस में आपका भगवत अनुराग का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए भरत मुनि ने जितने रसों का वर्णन किया है अपने नाट्य शास्त्र में, किया है उसमें कितने किया है, 8 का, ठीक है। भरत मुनि ने जितने रसों का वर्णन किया है अपने में, क्या कितने का, 8 नाट्य शास्त्र का, ठीक है। आगे बात करूं, अभिनव गुप्त ने कितने रस माने हैं, तो अभिनव गुप्त ने 9 रस माने हैं, ठीक है। 9वां रस किसे माना गया, तो 9वां रस आपका शांत रस है, ठीक है। 9वां रस की बात करें तो 9वां रस आपका शांत रस है। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना गया, ठीक है। किसे माना गया है, भरत मुनि को। देखिए रस संप्रदाय का प्रवर्तक कहते हैं किसे, भरत मुनि को, ठीक है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहते हैं, भरत मुनि को। हिंदी में रसवादी आलोचक कौन थे आपके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है। आगे बात करें छंद की। देखिए छंद की अगर बात करी जाए तो छंद शब्द क्या है आपका, छंद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना, ठीक है। क्या होता है, खुश करना, ठीक है। छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल है, ठीक है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, इन्हीं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसी के नाम से जाता है, पिंगल ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे आपके, ऋषि पिंगल थे, ठीक है, ऋषि पिंगल थे, ठीक है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था काय में, ऋग्वेद में, ठीक है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में, ठीक है। छंद का अर्थ क्या होता है, बंधन होता है, ठीक है। छंद का अर्थ क्या होता है, बंधन होता है, ठीक है। बंधन युक्त पद की रचना को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं, ठीक है। छंद के अगर अंक की बात करी जाए तो छंद के 6 अंग हैं, ठीक है। पहला होता है वर्ण या मात्रा, ठीक है। वर्ण या मात्रा की अगर बात करें
तो ह्रस्व स्वर, ठीक है, ए ई उ लघु बोलते हैं जिसे, इनके चिन्ह की संख्या कितनी है आपकी, एक मात्रा इसमें पढ़ी जाती है, ठीक है। कितनी मात्रा पढ़ी जाती है, ए ई उ अंग की कितनी मात्रा बोलती है इन्हें, ठीक है। तो इनकी कितनी मात्रा होती है आपकी, चिन्ह जो होती है एक मात्रा इसकी पढ़ी जाती है, ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर जिसे बोलते हैं हम गुरु, ठीक है। इसमें इसमें जो दीर्घ स्वर होते हैं आपके आ ई उ अंग होते हैं, इनके चिन्ह क्या होता है, अगर इसमें मात्रा कितनी पढ़ी जाती है तो इसमें मात्रा 2 पढ़ी जाती है, ठीक है। कितनी पढ़ी जाती है, 2 मात्रा पढ़ी जाती है, ठीक है। देखिए हलंत वर्ण की गणना नहीं की जाती है, ठीक है, हलंत वर्ण की हम गणना नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका पाद चरण। देखिए पाद चरण क्या होते हैं, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो होते ही हैं, उसमें क्या होते हैं, कुल 6 चरण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक छंद में क्या होते हैं, 4 चरण होते ही हैं, ठीक है। कुछ छंद में क्या होते हैं, 6 चरण भी होते हैं, ठीक है, जिसे हम कुंडलिया छंद कहते हैं, ठीक है। यति विराम, यति विराम किसे कहते हैं, यति विराम छंद से मतलब छंद पढ़ते हुए कहीं रुकना पड़ता है, ये उसे हम यति विराम कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपका इस तरीके से आपके उसमें चिन्ह लगे रहते हैं, ठीक है। अब बात करें गति या लय की। छंदों को पढ़ते समय जिस धारा की अनुभूति हमें होती है उसे हम गति या लय कहते हैं, ठीक है। अब बात करें तुक की। तुक क्या होती है, छंदों के पद के अंत में जो अक्षरों की समानता हो उसे हम तुक कहते हैं, ठीक है। बात करें गण की, तो गण क्या होते हैं, गण होते हैं लघु गुरु के क्रम में बनाए रखने के लिए गणों का प्रयोग होता है, ठीक है। गणों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद की विशेषता यही है, ठीक है, वर्णिक छंद की विशेषता यही है, ठीक है। गण की बात करें तो गण होते हैं आपके ये मा ता रा जा मान, ठीक है। तो ये आपके ये मैं तय रे जय भय न से ल, ठीक है। तो ये क्या आपके गण हैं, कितनी संख्या इनकी, 8 है। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इनमें देखिए, अगर यहाँ पर देखें इनकी संख्या कितनी बताई मैंने, 8 बताई, ठीक है। छंद के भेद की अगर बात करें तो छंद के भेद कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। छंद के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है आपका वार्णिक छंद यानी कि वर्णों की संख्या का विचार, ठीक है। दूसरा होता है मात्रिक छंद, मात्राओं की संख्या का विचार, ठीक है। तीसरा होता है मुक्त छंद, वार्णिक मात्रिक किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होता है, ठीक है। मुक्त छंद में क्या होता है आपका, वार्णिक मात्रिक किसी भी का भी प्रतिबिंब नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करें वर्णिक या मात्रिक छंद की। देखिए वर्णिक या मात्रिक छंद के कितने होते हैं, इनके 3-3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, इनके 3-3 भेद होते हैं, ठीक है। पहले का वर्णिक मात्रिक छंद का सम होते हैं, मतलब इसमें वर्णिक क्या होता है, 4 चरणों में होता है, ठीक है। वर्ण मात्रा बराबर बराबर होती है, ठीक है, जैसे चौपाई, ठीक है। अर्ध सम होता है, तो इसमें प्रथम प्लस तृतीय विषम चरण होते हैं, द्वितीय प्लस चतुर्थ क्या होते हैं, सम चरण होते हैं, ठीक है। तृतीय आता है आपका विषम, विषम में क्या होता है, इसमें आपका 4 और 6 चरण होते हैं, ठीक है। मात्रा वर्ण की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, छप्पे या कुंडलियों में, ठीक है। इसमें कायम होती है छप्पे या कुंडलियों में, ठीक है। देखिए हिंदी के कुछ प्रमुख छंद की बात करें तो मात्रिक छंद। देखिए मात्रिक छंद क्या होता है, पहला होता है मात्रिक छंद। इसमें क्या होता है, कुछ प्रमुख सममात्रिक छंद भी, देखिए जैसे चौपाई है, चौपाई में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में क्या होता है आपकी 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। रोला में क्या होता है, रोला में आपके 4 चरण होते हैं, तो इसमें आपकी 11 + 13 24 मात्राएं होती हैं। पहले में कितनी होंगी, पहले में 11 और दूसरे में 13, ठीक है। कुल मात्राएं कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका मतलब हरि गीतिका में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। बात करें वीर रस की जिसे बोलते हैं आला, तो इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आगे बात करें, देखिए अर्ध सममात्रिक छंद। देखिए अर्ध सममात्रिक छंद की बात करें तो इसमें कुछ हैं, ठीक है, जैसे दोहा,
ठीक है। दोहा के अर्धमात्रिक सम की छंद की अगर बात करें, दोहा क्या आपका इसमें विषम और सम होते हैं, ठीक है। 13 इसमें विषम होते हैं, ठीक है, और 11 इसमें मात्राएं होती हैं, ठीक है। 11 देखिए 13 सम मात्राएं और 11 विषम मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सोरठा में क्या होता है? विषम कितनी होती हैं? 11 और सम इसमें 13 मात्रा होती हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी होती हैं? 24 मात्रा होती हैं, ठीक है। ये क्या होता है? दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है, ठीक है। अगर बात करें बरबे की, देखिए बरबे में 12 विषम मात्राएं होती हैं और 7 सम मात्रा होती हैं, टोटल 19 मात्रा होती हैं, ठीक है। अब बात करें उल्ला की, तो उल्ला में क्या होता है? विषम 15 मात्राएं होती हैं और 13 सम मात्राएं होती हैं, टोटल इसमें 28 मात्रा होती हैं, ठीक है। अब बात करें विषम मात्रिक छंद की, तो विषम मात्रिक छंद में क्या क्या आते हैं आपके? देखिए इसमें आपके कुंडलियाँ आती हैं। कुंडलिया में क्या होती हैं? दोहा प्लस रोला होता है, इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। छप्पे में क्या आता है आपका? रोला प्लस उल्ला आता है, इसमें 6 चरण होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें अलंकार की। देखिए अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो दांडी इसके अलंकार के वो माने जाते हैं, ठीक है। देखिए काव्य की शोभांगन धनवान करने वालों को क्या कहते हैं? आचार्य दांडी इसके, ठीक है। अलंकार काव्य की शोभा करना धनवान अलंकार प्रचलित, तो किसने कहा था? ये आचार्य दांडी ने, ठीक है। देखिए हिंदी के कौन से कवि अलंकारवादी कवि हैं? तो कौन से हैं आपके? केशव हैं, ठीक है। किस विद्वान ने अलंकारों की स्थिति को आवश्यक नहीं माना? तो किसने नहीं माना है? आपका आचार्य मंपट ने, ठीक है। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो आपके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखिए शब्दालंकार क्या होते हैं? जो शब्दों के सौंदर्य पर प्रकाश डालें, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके शब्दालंकार। अर्थालंकार जो अर्थों के सौंदर्य पर प्रकाश डालें, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? आपके अर्थालंकार, ठीक है। देखिए कभी कभी एक अलंकार को और एक और जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे उभयलंकार, आंध्रपक्ष्य अलंकार, ठीक है। ठीक है, शब्दालंकार की अगर बात करें तो शब्दालंकार की अगर बात क्या कहते हैं आपके? अनुप्रास, यमक, श्लेष और विवक्षा, ठीक है। तो ये शब्दालंकार के भेद होते हैं, ठीक है। कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। बात करें अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की क्या होती है? आवर्ती होती है, ठीक है। देखिए इसमें जैसे 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास में क्या होता है आपका? अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूतत व क्रमबद्ध क्या होता है? इसमें आवर्ती होती है, ठीक है। कितनी बार होती है? केवल 2 बार, ठीक है। बंदव गुरु पद पदुम परागा, ठीक है। तो यहाँ पर पै की कितनी बार हुई है? 2 बार, और दे की यहाँ पर 2 बार, ठीक है। आवर्ती इसमें हुई है, ठीक है। अगला आता है आपका व्यत्यनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर क्या होता है? एक या अनेक वर्णों की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है, ठीक है। तो किस में होती है आपकी? व्यत्यनुप्रास में। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। तो यहाँ पर 6 की कितनी बार आवर्ती हुई है? कई बार यहाँ पर आवर्ती हुई है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर खेल रही जल थल में, ठीक है। तो यहाँ पर लय की कई बार आवर्ती हुई है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका? व्यत्यनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। बात करें आपका, देखिए द्रव्य प्रत्यनुप्रास अलंकार। देखिए प्रत्यनुप्रास अलंकार में क्या होता है आपका? तो यहाँ पर कंठ तालु एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की आवर्ती होती है, ठीक है। जैसे राम कृप भव निस सिरानी जागे फिर न डसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निशा और सिरनी क्या हुआ है? दंत से इनकी आवर्ती हुई है, ठीक है। निशा और सिरानी की हुई दंत से इनकी उच्चारित वर्ण हो रहे हैं, ठीक है। अगला आता है आपका लाटानुप्रास अलंकार, ठीक है। लाटानुप्रास में अलंकार में क्या होता है? जहाँ एक शब्द की आवर्ती हो, ठीक है। जहाँ पर क्या हो? एक शब्द की आवर्ती होती है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका? लाटोप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे पूत सपूत तो क्या धन संचय, ठीक है। तो यहाँ पर पूत पूत, ठीक है। पूत सपूत में यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर इसकी द्वारा आवर्ती हुई है, ठीक है, कि पूत की, ठीक है। पूत और सपूत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? इस शब्द की आवर्ती होती है, जहाँ पर तो एक शब्द की
आवर्ती होती है तो वहाँ पर क्या होता है आपका लट अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे बात करें अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, तुकांत शब्दों का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता है, तुकांत शब्दों का प्रयोग होता है। व्रत रस लालचिय लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु हंसी देन कहे नदी जाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दुकान शब्दों की क्या हुई है, आवर्ती होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका एन नित्यापरोस अलंकार होता है। ठीक है, अगला आता है आपका यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार में क्या होता है, जब कोई शब्द अनेक बार आए और प्रत्येक बार बार अलग अर्थ होता है तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे आपका कनक कनकते सौगुनी। ठीक है, तो मादकता आदि का है। ठीक है, यहाँ पर कनक का एक का क्या है आपका सोना, दूसरे कनक का क्या है यहाँ पर धतूरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे शब्द आए तो वहाँ पर क्या होता है आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है आपका, कोई शब्द बिना आवर्ती के आए हुए कई अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पर पानी की जो कहा गया है वो चमक प्रतिष्ठा और जल के लिए कहा गया है। ठीक है, क्योंकि मोती बिना पानी के, मानस भी बिना पानी के और चून भी यहाँ पर जो है मतलब क्या कहा गया, चमक प्रतिष्ठा फल, मतलब सबके लिए पानी का यहाँ पर एक ही अर्थ से प्रकट कर रहा है। ठीक है, उसका आवर्ती कई बार हुई है और उसका अर्थ प्रकट एक ही है। ठीक है, अगला आता है आपका बीप्सा अलंकार। देखिए बीप्सा अलंकार में क्या होता है आपका, मनोभावों को प्रकट करने के लिए, जहाँ पर मनोभावों को प्रकट करने के लिए हो तो वहाँ पर आपका बीप्सा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे छी चुप देखो सुनो। ठीक है, तो ये क्या थे आपके बीप्सा अलंकार के। ठीक है, अगला आता है आपका अर्थालंकार। देखिए अर्थालंकार की अगर बात करें, दूसरा भाग है अर्थालंकार। ठीक है, इसके कई भेद होते हैं। ठीक है, पर मुख्यतः क्या है, कुछ इस प्रकार मांगे हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है आपका उपमा संदेह उत्प्रेक्षा रूपक अतिशक्ति भ्रांतिमान विरोधाभास क्या आपके अर्थालंकार के भेद हैं। ठीक है, देखिए उपमा की अगर बात करें तो उपमा क्या होती है, उपमा अलंकार समान धर्म गुण स्वभाव आदि पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो वहाँ पर क्या होता है आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। ठीक है, कौन से, उपमेय उपमान वाचक समान धर्म। ठीक है, उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, उपमान क्या होता है, जिससे उपमा की जाए। ठीक है, वाचक क्या होता है, जिस शब्द की से उपमा प्रकट की जाए। समान धर्म क्या होता है, जिस गुण को लेकर उपमा दी जाए। ठीक है, जैसे सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा क्या हो गया आपका सीता का मुख। ठीक है, उपमान क्या हो गया कमल। ठीक है, वाचक क्या हो गया यहाँ पर समान। ठीक है, सुंदर क्या हो गया समान धर्म। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका संदेह अलंकार। देखिए संदेह अलंकार क्या होता है, उपमेय में उपमान का संदेह किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु के संशय होने का आभास हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका संदेह अलंकार होता है। ठीक है, जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका संदेह अलंकार होता है। ठीक है, आगे बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ पर क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे मुख मानो चंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या की जा रही है, चंद्रमा से तुलना मुखी करी जा रही है। ठीक है, अगला आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने की अगर बात करें तो मानो मनो जानू मनु ये शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, आदिवाचक शब्द यहाँ पर आए तो वहाँ पर क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगला आता है आपका रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार की अगर बात करें, जहाँ उपमेय और उपमान का एक ही रूप मान लिया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका रूपक अलंकार होता है। मुख चंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है उपमेय उपमान को ही एक ही रूप मान लिया जा रहा है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होते हैं? जहाँ किसी बात का बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी, ठीक है, मतलब आग नहीं लगाई गई थी, सारी लंका जल गई थी। ठीक है, और निशाचर वहाँ के सब भाग गए थे। ठीक है, यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। ठीक है, अगला आता है आपका भ्रांतिमान। देखिए भ्रांतिमान में क्या होता है? जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु का कोई और वस्तु समझ ली जाए, तो ठीक है वहाँ पर क्या होता है आपका भ्रांतिमान होता है। ठीक है, जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख के दो चोटी, भाग उठा बह मानकर सर पर सांपिन लौटी। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब बच्चे को क्या लगा कि उसने मम्मी के सर पर क्या देखा? दो चोटी देखी हैं, तो उन्हें क्या समझ रहा है? वो सांप समझ रहा है, और उसका भय देखकर वहाँ से वो भाग गया। ठीक है, अगला आता है आपका विरोधाभ्यास। ठीक है, विरोधाभ्यास में क्या होता है? दो वस्तुओं में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। ठीक है, दो वस्तुओं का विरोध न होते हुए यहाँ पर क्या होता है? विरोध का आभास होता है। ठीक है, मीठे लगी अखियाँ लुनाई। ठीक है, अगला आता है आपका उभयलंकार। देखिए उभयलंकार जो माने गए हैं वो आपके मानवीकरण, आधुनिक, देखिए अलंकार आधुनिक पाश्चात्मक अलंकार। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम आधुनिक पाश्चात्मक अलंकार, धनवर्य व्यंजना और विशेषण विपर्य। ठीक है, तो ये क्या आपके उभयलंकार तीसरा माना गया अलंकार है। ठीक है, देखिए कुछ पत्र पत्रिकाएं की अगर बात करें तो कुछ पत्र पत्रिकाएं आपकी हैं। देखिए कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, बाल, तो ये किसके हैं? भारचंदू हरिचंद की। ठीक है, हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। स्थान कहाँ पर? ये देखिए कहाँ के थे? इलाहाबाद। ठीक है, आनंद कंपनी किसकी है? बद्री नारायण प्रेमचंद चौधरी की। ठीक है, ब्राह्मण किसकी है आपकी? प्रताप नारायण मिश्र की। देखिए द्विवेदी युग का अगर पत्रिकाएं जो है, द्विवेदी युग की पत्रिकाएं, सरस्वती किसकी है आपकी? मध्य प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, सुदर्शन किसकी है? देवकी नंदन खत्री और माधवा प्रसाद मिश्र की। ठीक है, समलोचक किसकी है आपकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इंदु किसकी है आपकी? अंबिका प्रसाद गुप्त की। मर्यादा किसकी है आपकी? कृष्णकांत मालवीय की। चांद किसकी है आपकी? रामराग सहगल चंडी प्रसाद की। माधुरी किसकी है आपकी? दुलारेलाल भार्गव की। देखिए मर्यादा मासिक पत्रिका टुडे अंग्रेजी किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ठीक है, छायावादी युग की पत्रिकाओं की अगर बात करें तो हंस के कौन थे? प्रेमचंद। करमवीर के माखनलाल चतुर्वेदी। चांद के महादेवी वर्मा। ठीक है, साहित्य संदेश के आपके बापू गुलवराय। ठीक है, ठीक है, छायावात्र युग की अगर बात करें तो इसमें कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, धर्मयुग धर्मवीर भारती की है। नया जीवन आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। ठीक है, देखिए हिंदी में कुछ आप प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण आने की संभावना रहती है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या आपका? परीक्षा गुरु। ठीक है, ये किसकी है आपकी? लाला श्रीनिवास दास की। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जो आपकी प्रथम उपन्यास क्या आपका? घृणामयी। ठीक है, हिंदी की प्रथम दलित रचना अछूत की शिकायत। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔसत की है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका पद्मावत है। ठीक है, हिंदी की प्रथम पहली कहानी लेखिका बंग महिला। ठीक है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय। हिंदी में प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरी लाल। ठीक है, प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। हिंदी की प्रथम मौलिक नाट्य नहासु पंच परमेश्वर का है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट प्रसाद की है। हिंदी में प्रथम जीवनी भक्त माल नागादास की है। ठीक है, हिंदी में प्रथम समरण किसकी है? हरि औसत जी का बाल कृष्ण मुकुंद गुप्ता की है। प्रथम रिपोर्ट ताज लक्ष्मीपुरा शिवानंद चौहान। रेखाचित्र पदम पराग किसकी है? पदम शर्मा की। ठीक है, प्रथम रचना चंद छंद सरनन की महिमा किसने लिखी थी? गना कवि। ठीक है, खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। हिंदी
प्रथम हिंदी पत्र उदंत मानदंड ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुमित्रा। ठीक है, इसी दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रथम महानंद वर्मा। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर 1975 में। यूएनओ में हिंदी भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी भाषा का व्याकरण ग्रंथ अष्टधाई। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र। ठीक है, हिंदी का प्रथम भाषा सर्वश्रेष्ठ अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना कृष्णदास की। ठीक है, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत सरयू पार की यात्रा। ठीक है, सरयू पार की यात्रा। नाथ साहित्य का प्रणेता गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास भाग्यवती। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम सर्वेक्षण अमीर खुसरो। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और उनको देख लेते हैं। ठीक है, छायावादी युग के प्रसिद्ध कहानीकार कौन से? जयशंकर प्रसाद। केवल 6 निबंध लिखकर प्रसिद्ध लेखक कौन से हैं? केवल 6 निबंध लिखे हैं इन्होंने। कौन से हैं? सरदार पूर्ण सिंह। डॉक्टर सर्वनंद को माला प्रसाद पुरस्कार मिला है। ठीक है, समाजवाद पर। हिंदी गद्य के उत्कर्ष व सूर्योदय काल किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग को। ठीक है, हिंदी काव्य का साहित्य विविध काल अगर बात करें, देखिए आदिकाल जिसे बोलते हैं वीरगाथा काल 993 से आपका 1318 ईस्वी। ठीक है, पूर्व मध्य भक्ति काल जिसे बोलते हैं सन 1318 से 1643 ईस्वी। ठीक है, उत्तर मध्यकाल जिसे बोलते हैं रीतिकाल सन 1643 से 1843 ईस्वी। आधुनिक काल 1843 से अब तक। ठीक है, देखिए काव्य के भेद हैं 2, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य क्या आपके? प्रबंध काव्य और मुकुंड काव्य है। प्रबंध काव्य क्या आपके? महाकाव्य और आपके खंड काव्य। मुक्त काव्य क्या आपके? गति काव्य है। ठीक है, वीरगाथा काल को प्रसिद्ध भाषा कौन सी थी? डिंगल या पिंगल। ठीक है, आधुनिक काल का विभाजन की बात करें तो भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कब से कब चलता है? 1857 से 1900 तक। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद युग 1918 से 1938 तक। छायावादोत्तर काल 1938 से वर्तमान काल तक। ठीक है, तार सप्तक प्रकाशन 1943 अगे ने किया था। अर्ध प्रमाणिक रचना पृथ्वीराज रासो की है। ठीक है, काव्य साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास। श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आबादी में। ठीक है, बिहारी ने शब्दिक दोहे लिखे हैं। ठीक है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज में। तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? केशवदास को। ठीक है, बिहारी सतपई की भाषा ब्रज भाषा। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि धनानंद। मैथिली शरणगुप्त का प्रथम महाकाव्य भारत भारती। राष्ट्रकृति पदवी से सुशोभित किया गया मैथिली शरणगुप्त को। ठीक है, प्राकृतिक सुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। नई कविता का शुभारंभ 1954 में नरेंद्र शर्मा। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक अज्ञेय। छायावादोत्तर का बंटवारा प्रयोगवाद या प्रगतिवादी या नई कविता काल। ठीक है, उद्भव शतक का कवि किसे माना जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। ठीक है, साकेत की नायिका उर्मिला। दिनकर किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी को। दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर। ठीक है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। ठीक है, कवियों का कालों के अनुसार विभाजन की बात करें तो आदि काल में वीरगाथा काल में आपके दलपति विजय, नरपति नाला, दाढ़धर, जगन्नीक, चंद्रबरदाई। ठीक है, नाला विद्यापति, रहमान, स्वयंभू, विजयसेन, सूरसरी और सूरी। ठीक है, ये काय के आपके आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के आपके कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, कुतुबुद्दीन जायसी। ठीक है, निर्गुण कौन थे इनमें? ज्ञानश्री काव्यधारा कबीरदास थे। प्रेमश्री सूफी जयसी कुतुबुद्दीन थे। सगुण में थे कौन थे? कृष्ण भक्ति या राम भक्ति के कृष्ण भक्ति के थे सूरदास और राम भक्ति के तुलसीदास या नाबादास। ठीक है, बात करें रीतिकाल के कवि तो केशवदास, घनानंद, बिहारी भूषण, चिंतामणि, मीराबाई, रहीम, मतीराम। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं। आधुनिक काल की अगर बात करें
तो आधुनिक युग भारतेंदु हरिचंद, द्विवेदी युग रत्नाकर हरिओद मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। छायावादी युग जयशंकर प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा। छायोत्तर युग दिनकर अज्ञा मुक्ति बोधक माखनलाल चतुर्वेदी और बच्चन, ठीक है, छायोत्तर युग के कवि हैं। अष्टछाप के कवि की बात करें 1965 बल्लवाचार्य बिठुलनाथ, ठीक है। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास, परमदास, छति स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, ठीक है, ये काय के हैं अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है। अष्टछाप के जहाज कहते हैं सूरदास को, ठीक है। अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं? सूरदास को। कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी भाषा भी किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। कबीर पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? हजारी प्रसाद ने। किसे? कबीर को, ठीक है। रासो काव्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा आपका? पृथ्वीराज रासो। किसकी रचना की वजह से विद्यापति कोकिल कहा गया है, ठीक है। तो किसे कहलाया आपके? देखिए मैथिली कोकिल किसे कहा गया? तो पदावली मैथिली भाषा को, ठीक है। विरह काव्य है तो संदेह रासक अब्दुल रहमान का, ठीक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन ने, ठीक है। आदिकाल के उपमान क्या है? चारणकाल जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था, ठीक है, आदिकाल को। प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधु ने कहा था, ठीक है। बीजवाचन काल किसने कहा था? महानय प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। वीर गाथा काल आदिकाल रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। सिद्ध सामंत काल राहुल साकत्यान ने, ठीक है। संधि काल किसने कहा था? रामकुमार बरवा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आज का हमारा हिंदी का टॉपिक यहीं पर आपका पूरा मैंने आपको दोनों भागों में करा दिया है। पहले भाग इसका जरूर देखें और ये भाग मेरा 2 था, ठीक है। तो इसमें आपकी संपूर्ण हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैंने इसमें आपको सभी करा दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखें और वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर, जब तक के लिए धन्यवाद।